गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपना टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। अपने चल रहे थे व्यंजन पे। व्यंजन को हमने अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर बताया। आज हम करेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न का मतलब उच्चारण के अंत में लगने वाला प्रश्न। किसमें? उच्चारण अंत में। उच्चारण करेंगे, उच्चारण के अंत में जो प्रयत्न लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो बाह्य प्रयत्न कहा जाएगा। उच्चारण के अंत में बाह्य जो प्रयत्न लगता है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। इसके आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। इसमें अपने वर्णों को भी स्वरों को भी लेंगे, क्योंकि जो अपने स्वर रह रहे थे बताए तो थे कि किसमें आते हैं, अल्पप्राण में, महाप्राण में, या सैघोष में जो भी आते हैं वो सारे अपने इसी में कर लेंगे। अब तो अपना क्या, सबसे पहले आते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं कौन से? एक होते हैं श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर वर्ण। और दूसरे होते हैं स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री कंपन के आधार पर वर्ण। दो प्रकार के होंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। कौन सा? श्वसन वायु के आधार पर या श्वास वायु के आधार पर। दूसरा स्वर तंत्री कंपन के आधार पर। श्वास वायु से मतलब है जब भी अपने कोई वर्ण बोलेंगे उसमें कम या ज्यादा जो श्वास निकलेगी उस आधार पर हम क्या करेंगे? श्वास वायु के आधार पर। और स्वर तंत्री कंपन के आधार पर कि जब अपने कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्री है यानी गला है, गले से कंपन होता है या नहीं होता, तो उस आधार पर भी क्या है? स्वर तंत्री के आधार पर कहा जाता है उसको। अब अपने श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर एक होता है अल्पप्राण। श्वास वायु के आधार पर पहला आ जाएगा अल्पप्राण। अल्पप्राण का मतलब है जब भी हम वर्ण बोलेंगे तो हमारी श्वास वायु क्या कम निकलेगी। जिन वर्णों को बोलते हुए हमारी श्वास वायु कम निकले उन्हें क्या कहा जाएगा? अल्पप्राण कहा जाएगा। श्वास वायु में पहला कौन सा है? अल्पप्राण। तो अल्पप्राण का मतलब है जो वर्ण हम बोलेंगे और जिन वर्णों को बोलने में श्वास कम निकले तो वो कौन से कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन कौन से आएंगे? अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। उसके बाद क्या आएगा इसमें? य, र, ल, व, यानी कि कौन से? अंतस्थ व्यंजन आएंगे, अंतस्थ। और उसके बाद इसमें और क्या आएगा? सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर आएंगे। तो तीन चीजें आती हैं अल्पप्राण में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। दूसरा कौन सा? य, र, ल, व, और उसके बाद सभी स्वर। तो टोटल कितने वर्ण आएंगे इसमें? पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, यानी 5 वर्ग होते हैं। तो 3, 5, 15 वर्ण तो ये हो गए। उसके बाद अंतस्थ कितने हो गए? कितने हुए? 4 वर्ण ये हुए। और उसके बाद सभी स्वर आ गए। कितने हुए? 11 ये हुए। तो कितने हो गए टोटल? 30 वर्ण इसके अंदर आते हैं। 30 वर्ण यानी 15 प्रत्येक वर्ग वाले, उसके बाद 4 अंतस्थ और 11 स्वर, यानी टोटल 30 वर्ण किसके अंदर आएंगे? अल्पप्राण के अंदर। उसके बाद दूसरा होता है इसमें महाप्राण। महाप्राण में क्या होगा कि जिसमें जिन वर्णों को बोलते समय हमारी श्वास वायु अधिक निकले, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी श्वास वायु अधिक निकलेगी
तो उन्हें क्या कहा जाएगा, महाप्राण कहा जाता है। इसमें श्वास वायु कम और इसमें श्वास वायु क्या हो जाएगी, अधिक। श्वास वायु अधिक। तो अल्प प्राण पता चल गया, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा 11 और सभी स्वर। उसके बाद आ जाएगा अपने महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, फिर पहला तीसरा पांचवा हो गया, तो कौन सा रह गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। उसके बाद श, श और है, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और उसके बाद श है। तो ये कितने हो गए, 2 5 2 10 ये हो गए, और उसके बाद 4 ये हुए। टोटल इसमें 14 वर्ण आएंगे। महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी 10 ये हो गए, और श है 4 ये हो गए 14, और 30 इसमें आ रहे हैं, 14 ये आ रहे हैं। टोटल 44 वर्ण हो गए। 44 वर्ण किसमें आ जाएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण में श्वास वायु के आधार पर वर्णों की संख्या। तो ये हो गया अपने श्वास वायु के आधार पर। दूसरा है अपना स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण। उसके बाद है अपने स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण। स्वर तंत्री कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री कंपन से मतलब होगा कि जब भी हम कोई स्वर बोलेंगे उस आधार पर हमारे स्वर तंत्री में कंपन होगा, उसी आधार पर इनको क्या रखा जाता है, स्वर तंत्री कंपन के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरे होते हैं इसमें सघोष, या इनको कहा जाता है घोष। 2 प्रकार के हुए स्वर तंत्री कंपन के आधार पर, पहले अघोष और दूसरे घोष या सघोष। अघोष यानी जिन वर्णों को बोलते वक्त स्वर तंत्री में कंपन नहीं, इसमें तो क्या होगा, कंपन नहीं होता, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होगा, तो वो कौन से वर्ण होंगे, अघोष होंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। किसमें, अघोष में कंपन नहीं होगा स्वर तंत्री में, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसके अंदर आएगा। और इसके अलावा और कौन से आएंगे, तो इसमें आएंगे अपने श और स। कौन कौन से, श और स, यानी प्रत्येक का ये हो गया, तो इसमें कौन से आ गए, 10 ये हो गए, और उसके बाद 3 ये हो गए, यानी 13 वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है सघोष। सघोष का मतलब है जब भी इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी स्वर तंत्री में कंपन होगा। इसमें क्या होगा, स्वर तंत्री में कंपन होगा। इसमें तो क्या था, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा और श आएंगे। और इसके बाद इसमें स्वर तंत्री में कंपन होगा। इसमें कौन कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और उसके बाद य, र, ल, व और ह। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा, य, र, ल, व, ह आएंगे, और सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर आएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा, य, र, ल, व, ह आएंगे, और प्रत्येक वर्ग का क्या सभी स्वर आएंगे। तो टोटल इसमें कितने आ जाएंगे, 15 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 11 ये हो गए, 20, 30, 31 और
3 34 और 10 44 वर्ण ये पूरे हो गए अपने स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उसके बाद अपने पास होते हैं 4 वर्ण जिनको क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वे वर्ण जो क्या 2 अलग अलग तरह के वर्णों से मिलकर के बनेंगे। 2 अलग अलग वर्णों और एक स्वर के द्वारा जो तैयार होगा उसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है, जो हिंदी में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, एक तो क्ष, त्र, ग और श्री। किस किस से बनता है, तो ये बनता है कै प्लस श प्लस ए। त्र बनता है तै प्लस रे प्लस ए। ये बनेगा जय प्लस अण प्लस ए। और ये बनेगा श प्लस रे प्लस ए। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको कै प्लस श पूरा, इसको क्या करोगे तै प्लस रे पूरा। उसके बाद जय प्लस अण, श को क्या करोगे श प्लस रे। तो इनको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और ऐसे लिखोगे तो ये भी सही है। जब ये हलंत वाला है तो ए अलग आएगा, जब हलंत इसमें नहीं है तो ए इसके अंदर आ गया। तो श बनता है कैट श ऐसे, त्र बनता है तैर ऐसे, और ग बनता है जय न ऐसे, और श्री बनता है शहर है और ऐसे। तो ये हमारे क्या हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण गिने जाते हैं 4। उसके बाद अपने आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन या युग्मक भी कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन या इनको क्या कहा जाता है, युग्मक। ये वो वर्ण होंगे जिनमें दूसरा जो वर्ण होगा, 2 वर्ण एक समान आएंगे, जिनमें से एक आधा होगा और दूसरा पूरा होगा। इनको द्वित्व या युग्मक कहा जाता है। जैसे अपने बच्चा लिखते हैं तो ये दोनों वर्ण क्या है, एक ही जाति के हैं या एक ही वर्ण है, एक आधा आएगा एक पूरा आएगा। तो ऐसे जितने भी शब्द आएंगे, ऐसे जितने भी शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन या युग्मक कहा जाएगा। यानी इनको क्या कहा जाएगा, द्वित्व व्यंजन या युग्मक। द्वित्व व्यंजन या युग्मक। उसके बाद एक आते हैं अपने व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ में क्या आता है, शब्द ऐसे ही होंगे, वर्ण यानी 2 वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण बना होगा, एक आधा होगा एक पूरा होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, एक ही जैसे नहीं हो सकते। अगर एक जैसे हैं तो वो द्वित्व व्यंजन या युग्मक होगा, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग तरह के होंगे। जैसे अपने शिष्य शब्द लिखते हैं, शिष्य, तो इसमें श और य दोनों क्या है, अलग अलग है। इसमें जय च और चा दोनों एक जैसे थे, लेकिन इसमें श आता और यह जो पूरा है दोनों ही अलग तरह के हैं, इसमें दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसको द्वित्व व्यंजन या युग्मक कहते हैं और इनको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। लास्ट है अपना, इसके बाद अपने लिखते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण कितने कितने हैं। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं स्वर। स्वर हमारे पास कितने हैं, 11। उसके बाद व्यंजन है, तो व्यंजन हमारे पास है 33। ठीक है, 11 33। और उसके बाद 2 हमारे पास 4 हमारे पास क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो ये हमारे पास है 4। संयुक्त के बाद अपने पास आ जाते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, 2। उसके बाद आते हैं अयोगवा। अयोगवा भी 2 हैं। अयोगवा में कौन कौन से आते हैं, अंग और अह। और इसमें कौन से होंगे, ड और
ड, दोनों बिंदी वर्ण। ये आपको पता है ये संयुक्त कौन से हैं, व्यंजन 33 कौन से हैं, स्वर कौन से हैं। तो ये टोटल कितने बनते हैं, ये सारे मिलाकर के क्या बनते हैं, 52। यानी हिंदी देवनागरी वर्णमाला के वर्ण, देवनागरी वर्णमाला के कुल वर्ण, ये देवनागरी वर्णमाला के वर्ण है कितने, 52 वर्ण है। उसके बाद 5 आगत हैं जो अरबी फारसी से आए हुए हैं। अरबी फारसी से आए हुए 5 व्यंजन है अपने पास। आगत का रहता है कौन कौन से हैं, ये आए हुए हैं किससे, अरबी फारसी से, अरबी फारसी। तो ये कौन कौन से हैं, ये आएंगे कै, खे, गे और जय फै, कै, खे, गे, जय और फै। ये आगत व्यंजन है, अरबी फारसी से आए हुए हैं, कै, खे, गे, जय और फै। कौन कौन से हैं, कै, खे, गे, जय और फै। शायद आपको ये नाम दिख रहे हो तो अपने इसको ऊपर करके लिख देते हैं। कौन से हैं, अरबी फारसी से आए हुए, अरबी फारसी आगत कितने, 5। तो कौन कौन से हैं, कै, खे, गे, जय और फै। ये हो गए अपने अरबी फारसी से। तो स्वर कितने, 11, व्यंजन हुए 33, संयुक्त व्यंजन हुए 4, उत्क्षिप्त हुए 2, अयोग हुए 2। तो देवनागरी वर्णमाला में कुल वर्ण हुए 52। अरबी फारसी से 5 व्यंजन आए हुए हैं हिंदी में, वो कौन कौन से हैं, कै, खे, गे, जय और फै। सभी के नीचे क्या है, बिंदु लगा हुआ है। ये सारे बिंदी वाले जो भी वर्ण है पांचों, वही सारे किस में आएंगे, अरबी फारसी के आगत व्यंजन हिंदी में आए हुए हैं। इसी के साथ आज अपना ये टॉपिक पूरा होता है वर्ण विचार का। इसके बाद अपने क्या करेंगे, शब्द गाला शुरू करेंगे, शब्द से शब्द विचार। तो वो सारा टॉपिक धीरे धीरे करके आगे चलता जाएगा। धन्यवाद।